न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 नवंबर को एक बेहतरीन कार्यक्रम शहर बीजापुर के कंगल हनुमंत राय रंग मंदिर में मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया के नाम से रखा गया था, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने आकर यहाँ के बीजापुर का दिल जीत लिया है। तो इसी के चलते उन्होंने जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे कविता जागीरदार, आज उनके घर तशरीफ़ लाए हैं उनके दावत पर लब्बैक कहते हुए। तो आज यहाँ पर बहुत सारी हस्तियों ने उनसे मुलाकात की, उनका शुक्रिया अदा किया और साथ ही मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी साहब ने भी सारे बीजापुर का बहुत बहुत उन्होंने उनकी आमद पर, उनकी खुश आमद पर, उनके जो इज़्ज़त अफजाई की उस पर उन्होंने सभी का वहाँ पर शुक्रिया अदा किया। आप लोग जोरदार तालियां मारे तो दिल अच्छा लगता है और खुशी होती है कि और कुछ सुना। आप लोग जब तक तालियां नहीं मारते तो मैं समझता हूँ कि शायद आप लोगों को मजा नहीं आ आओ भाभी जी। महाराष्ट्र में यार काम से। अच्छा अच्छा हमारे मैडम कंटिन्यू। मैं बोली ना मेरे सपोर्टर है, फिर इनको छोड़ के मैं बोली मिलाने का ही। भैया भी आ रहे करके थोड़ा पीछे। हाँ भैया देखिए मेरे। हाँ रफ़ी साहब खुद कहते थे कि मुझे अल्लाह की देन है, मेरी कोई औकात नहीं है कि ये मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये मुझे ऊपर वाले ने दी है। सिर्फ एक ही गाना, एक ही नाम, मोहम्मद रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी बस इन लोगों की मोहब्बत है, बस इन लोगों की बड़ा प्रेम। आपका प्यार बहुत बड़ा है। जब से आप शायद मिल के आए हैं ना, हफ्ते में एक बार आना होता है इनका, फिर बातें तो होती ही रहती है। नहीं वो फ्लेबैक कायम इनका बस से चलता है। लोगों को उसी इसमें डालने का तो पब्लिक खींच के आता है। बहुत मैं फीडबैक ले रहा हूँ। बहुत लोगों को मालूम नहीं कि मैं इसमें हूँ। अच्छा अच्छा मैं इसमें हूँ, बहुत लोगों को मालूम नहीं। हमें कैसे बैठे पब्लिक फीडबैक बहुत अच्छा है और जरूर फिर आपको बार बार आना पड़ेगा। हाँ हाँ ऐसा हो तो जरा हमारे साथ को ये करने वाला विषय है। एक पूजा और एक प्लेट लेकर डाल के शॉल और हाँ जल्दी गैस बंद मारो कर। हाँ और एक है जो मेरी इच्छा अधूरी रही थी वो मैं यहाँ पूरा करने वाली हूँ, आपको पता रहेगा क्या। और हमारे कैसे भैया इस बच्चे में क्या है? घर की मुंडी में सरकार ये भैया आइएगा। हम भी पहले मिस होते ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು। और एक कुछ है चलो जो स्पेशल है उस दिन रहेगा। शुक्रिया साहब। क्या भाई नहीं, बहन नहीं, कुछ रिश्ते नहीं। सब रिश्ते बनाने पड़ते हैं, रिश्ते रहते नहीं है, हमें बना के लेना पड़ता है।
शाम आ जाएगी सर्द तो किसी नाम में तो मिलोगे कहीं। और इश्क हो वही डरता ही नहीं। मैं भी गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। शायद इसे कुछ हो जाता है, मेरा भी जादू जवां। ये आप इनको डालोगे? ऐसे उठ जाओ। सब लोग एक बारी शराब हो रहा है। आप उठ के खड़े हो जाओ। वो भी करेंगे। एक्चुअली स्टेज पर था मेरे को, वो रह गया उस दिन गड़बड़ में। नहीं साहब, हाँ? शादी उधर वाली है, वलीमा इधर हो रहा है तो पब्लिक किस में मेरे को दिमाग में चला गया। 100 साल मुझे तुमसे शर्मा रही प्यार था मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा। ये मत करे। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं यहाँ बीजापुर में आया हूँ और खैर ये आने का जो मकसद था अपना एक शो करने का, जिसमें मुझे कविता जागीरदार जी ने बहुत ही प्यार से मुझे यहाँ बुलाया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अपने शाहिद जी आपको आना है हमारे बीजापुर में। तो उनकी मोहब्बत देखा मैंने, उनकी जो चाहत थी ये शो करने की, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने सीधा हाँ कह दिया और कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। और जब मैं आया यहाँ पे तो मुझे इतना अच्छा लगा, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो ऑडियंस थी, इतनी मोहब्बत, इतने खुलूस और इतने प्यार से मुझसे मिले, वो भी अब्बा की वजह से। तो जाहिर सी बात है उनकी जो मोहब्बत थी अपने मेरे वालिद साहब के लिए, मैं उनका आई एम रियली हैप्पी एंड बहुत ही क्या कहूँ, मतलब कोई अल्फाज नहीं है मुझे कहने का, लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में ये खुलूस देखकर मेरा दिल करता है वापस आने का। इंशाल्लाह ज़रूर अपना मौका मिला तो मैं ज़रूर वापस आऊँगा आप लोगों के सामने फिर से ये शो करूँगा। हम लोगों ने तो साहब को नज़दीक से नहीं देखा, और जब भी हम आपको देखते हैं, कई सालों से हम देखते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, जब भी मिलते हैं तो साहब से मिले ऐसा हमें महसूस होता है। और जनता जो बीजापुर की जनता जो आपको देखी, तो उनके जहन में, सबके जहन में यही रहा कि हम खुद रफ़ी साहब को ही देख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ उनसे हम तो बात नहीं कर पाए, लेकिन उनके बारे में कुछ हमारी जनता के लिए कुछ बताएंगे, क्योंकि वो एक क्या वो कहते हैं मायनाज, उनका कोई अनमोल ये थे, सुरों के बादशाह थे। और हर सुर में अच्छे, हर बड़े फनकार को भी की रोजी रोटी है। हम रोजी रोटी, हम 40 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, हम उन्हीं के बदौलत उनके गाने गाकर हम रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसे कई फनकार हैं, छोटे से छोटे लोग भी उनको, उनकी आवाज़ को, उनके आवाज़ गीतों को पेश कर ये कर रहे हैं। मैं साहब के बारे में उनकी क्या एक दो अल्फाज आप कह दीजिए। मैं अब्बा के बारे में क्या कहूँ, रफ़ी साहब के बारे में क्या कहूँ, ये तो अब्बा की तो खुद ही किताब है और दुनिया जानती है उनके बारे में। वो अपना बहुत अच्छे गायक तो थे, लेकिन साथ साथ में बहुत अच्छे इंसान भी थे, बहुत
अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे पिता भी थे, बहुत अच्छे वालिद थे, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना काम से मतलब रखते थे। काम के बाद सीधा वो घर आते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। तो ही वॉज, कभी उन्होंने सोशलाइजिंग नहीं किया, उन्होंने सोशलाइजिंग का मतलब ही नहीं जानते थे। वो जितना जानते थे मैं अपने काम से मतलब रखूँ और मेरी फैमिली से मैं मतलब रखूँ। उनको अपना बस यही था कि मतलब जल्दी से अपना काम ख़त्म करके अपने बीवी बच्चों के साथ अपने वक्त गुजारते थे, और उनका अपना बस यही मकसद था कि मतलब अपना मैं जितना कर सकूं मैं अपनी फैमिली के लिए कर सकूं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, वो दुनिया के बारे में सोचते थे, क्योंकि वो अपना सिर्फ फैमिली नहीं, वो अपना किसी को भी मतलब ऐसा था कि वो किसी को उदास कभी नहीं देख सकते थे। तो जो भी अपने उदास थे तो पूछते थे कि भाई इसको क्या अपना प्रॉब्लम है, इसकी क्या तकलीफ है। तो कोशिश करते थे कि जितना भी उनके बस में होता था तो वो पूरा ज़रूर करते थे। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को अपने अब्बा के घर के अंदर जब भी कोई आता था तो कभी अपना वो देकर नहीं जाता था, लेकर ही जाता था। तो ये हमारे वालिद साहब में थी, और अपना उनके हाँ जाहिर सी बात है उनकी दुआएं तो शायद से आपकी सारी ज़िंदगी तो आपके वालिद साहब के साथ गुजरी है, लेकिन कोई ऐसा एक किस्सा जो आपके दिल को छू गया हो वालिद साहब के साथ, ऐसा कोई किस्सा था? हर चीज़, हर बातें, हर वक्त अपना हमारे को तो छूता ही है। तो कोई अपने ये नहीं कि कोई वक्त ऐसा अपने वालिद साहब के साथ अपना हर वक्त अपना छूता ही छूता है अपने दिल को। तो ऐसा महसूस होता है कि आज भी अब्बा अपना हमारे साथ ही हैं, हमारी अम्मा भी हमारे अब्बा दोनों अपना हमारे साथ हैं। और जो हमारे माँ बाप ने हमको जो सीख दी है, जो सिखा के गए हैं, हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और बस हम यही चाहते हैं कि मतलब जो इज़्ज़त और जो मकाम पे अपना अब्बा ने अपने आप को रखा है, वो तो खैर ज़ाहिर सी बात है अपने अल्लाह की देन है। लेकिन फिर भी जो अपनी क्या कहते हैं अपने आप, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने भी तुमको दिमाग दिया हूँ तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। तो उस हिसाब से जिस तरीके से अब्बा ने अपने आप को कायम रखा था, उसी तरह हमेशा अब्बा के अपना जो इज़्ज़त अब्बा को मिली वो हमेशा कायम रहे, ये मैं दुआ करता हूँ। अभी सर आप बीजापुर से पहले कई जगहों पर भी प्रोग्राम्स किए होंगे, तो यहाँ पर आपका कैसा रहा प्रोग्राम्स? यहाँ पे बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। मतलब अपना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि मतलब इतनी तादाद में लोग अपने यहाँ पे आएंगे। लेकिन मैंने जहाँ तक मैं देख सकता था हॉल के अंदर तो पूरा जैम पैक था। और साथ में मैंने ये सुना था कि मतलब बाहर अपने एक LED भी रखा गया था, तो वहाँ पे भी कम से कम 500-1000 आदमी वहाँ बाहर भी आए हुए थे। तो दैट वाज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बस अपना ये कहता हूँ कि मतलब यहाँ की जो मोहब्बत मिली है हमको, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मैं हर ऑडियंस का अपना शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके मोहब्बत का अपना इजहार करता हूँ। और थैंक यू सो मच। बहुत तकरीबन 2000 से ज़ायद लोग जमा हुआ था। और चलते चलते मैं कविता मैडम से भी सामने के लिए बुलाना चाहता हूँ, जिनके ये प्रोग्राम का सहरा जाता है। देखिए हम लोग कई सालों से हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पाए कि पहले वजह कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही कामयाब आपको यहाँ लाए। हमारी दिल्ली सबकी तमन्ना थी, मेरी नहीं पता बीजापुर शहर के सारे लोगों की तमन्ना थी कि आप यहाँ पे आए, आपने आया। लेकिन साहब के लिए मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, ये ज़मीन ढूंढती है ये आसमां ढूंढता है, ये ज़मीन ढूंढती है आसमां ढूंढता है, फलक पे सितारों का कारवां ढूंढता है। मोहम्मद रफ़ी साहब तुम कहाँ चले गए, तुम्हें ये सारा जहां ढूंढता है। और हम आपका कविता जी और बीजापुर के सारे लोगों के सारे चैनल की ओर से आप सबका खैर मक़दम करते हैं, फिर से बात शुक्रिया अदा करते हैं जी। जी थोड़ा हाँ जी। जैसे कि सभी लोग चाहते थे शाहिद रफ़ी जी आए, तो लोग भी खुश हुए, शाहिद रफ़ी जी खुश हुए। बस मेरी भी जो इच्छा थी लोगों की
मीन्स खुशी देखने की, वो चाह मेरी पूरी हुई। आप सबका साथ रहा, बीजापुर के दर्शकों, आप सब मीडिया का, सब यहाँ के हर एक लोगों का साथ रहा मेरे साथ। सभी को थैंक्स बोलती हूँ। ऐसे ही साथ रहा तो हम लोग और कुछ कर सकेंगे। अभी तो शाहिद जी का भी साथ है हमारे साथ, और कुछ भी कर सकेंगे। तो मिल के रहेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे, मिल के खुशियाँ लुटाएंगे, मिलजुल के रहेंगे। पहली बात, सभी हमारे ये जो कविता मैम जो हैं, जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से सभी बीजापुर की तरफ से और अपनी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है बीजापुर में, एक बड़ी हस्ती को हमारे अलहज मोहम्मद रफ़ीक साहब के बेटे शाहिद रफ़ीक साहब को बुलाया, बीजापुर में एक प्रोग्राम रखा। सभी लोगों के दिल में बहुत बड़ी अरमान थी एक प्रोग्राम करने का, ये कविता मैडम ने करके दिखाया। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बीजापुर लोगों की खुशनसीबी है कि हमारे रफ़ीक साहब के बेटे शाहिद साहब यहाँ पे आए, अपना प्रोग्राम दिया, सबको खुश किया। मैं इसका और एक बार शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। मेरा नाम शौकत अली अलगार। Very successful, very nice. अरे इनकी बातें सुनने जैसी रहती है, वो चुपचाप बैठ रहा है। वही चीज इधर भी है। सूरत तुम्हारे
6 गाना कट हो गया। और वो हर शो में यही करता कहाँ से आते इधर तो मालूम पड़ गया, लेकिन कभी कभी अपना वो अनाउंसर बोलते हैं बैक स्टेज पे कभी शायद समझी आ रही है सडनली मैं तब अपना बोलते हैं अरे कहाँ से आप तब अपने अरे यहाँ पे नमस्ते, आदाब। आप सबका प्यार यहाँ पे देख के इतनी खुशी हो रही है कि ऐसा लगा कि बीजापुर आने का जो हम लोग का मकसद था वो कंप्लीट हो गया। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत रफ़ी साहब के लिए, बहुत खुशी हो रही है। रफ़ी साहब के बारे में आपने कहा कि कुछ बातें करो, उनकी बात करना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। हम तो इस लायक नहीं कुछ रफ़ी साहब के बारे में बोल सकें। अभी जैसे शायद रफ़ी साहब ने बताया, उनकी मिसाल रफ़ी साहब खुद थे, और जिस तरह से रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अपनी तरफ से जितना कुछ दे सकते थे दिया। उनके गीतों के ज़रिए से आज हम एक इंसानियत का लेसन, एक सबक जो उन्होंने दिया कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और आज वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप सब लोग, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता सब इंसानियत से भरपूर है। जितना प्यार उन्होंने रफ़ी साहब को दिया, हम नहीं समझते कि हम लोग उस काबिल हैं। रफ़ी साहब, इनकी बात और थी, हम तो उनके चरणों की धूल के कण के बराबर भी नहीं हैं। लेकिन रफ़ी साहब सचमुच एक बहुत ही नेक इंसान, फनकार तो वो नंबर 1 आला तरीन थे। रफ़ी साहब से आपकी सबसे पहले मुलाकात कब हुई? रफ़ी साहब से हमारी बहुत पहले मुलाकात हुई थी, शादी से भी पहले। और जब उनको हमने देखा तो बस इतना नूरानी चेहरा देखकर एक शेर जहन में आया। जब हमारे सामने वो खड़े हुए थे, उनकी मुस्कुराते हुई एक हंसी जो उनके चेहरे पे थी, तो कुछ बात करने का तो हुआ नहीं। बस यही कह सकते हैं कि वो सामने भी हैं, मुखातिब भी हैं, उनको देखें या उनसे बात करें बस। और जहाँ तक हमने पढ़ा है, सुना है और जितना भी उनके बारे में जाना है, तो उनका लोगों का कहना है कि एक बहुत ही मतलब मोहब्बत वाली शख्सियत थी और लोगों से बहुत प्यार करते थे। तो इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? इस बारे में तो सारी दुनिया को मालूम है कि रफ़ी साहब का प्यार हर एक के लिए एक जैसा था, न कोई छोटा न कोई बड़ा, उनके लिए सब एक जैसे थे। जो भी हमने जो देखा कि उनसे जो भी मिलने आया, कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बहुत बड़ा मुकाम पे हैं या उनको मालूम भी नहीं है कौन है, लेकिन सबसे उसी तरह पेश आते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी उनसे मिलने आता था उसका खैर मकदम करते थे, उसको दरवाजे तक छोड़ने जाते थे। कभी उन्होंने हर एक को बराबर से प्यार दिया। एक आखिरी सवाल है, जब एक इतनी बड़ी बुलंद पाया की शख्सियत थी रफ़ी साहब, जब अचानक से लोगों को ये पता चला कि वो अब नहीं रहे, तो उस वक्त के थोड़े हालात पर थोड़ा अपना तबसरा बयान कीजिए। ये 31 जुलाई सन 1980 की बात है, जब वो सुबह अपने बंगले पर, उनका रिहर्सल रूम हुआ है करता था, जिसमें वो एक गाने की रिहर्सल कर रहे थे। म्यूज़िक डायरेक्टर आए हुए थे और सुबह 9 से 11-12 बजे तक उनकी रिकॉर्डिंग थी। बीच में ही उनकी तबीयत कुछ नासाज हुई और वो रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए। उनकी बेगम ने उनको कुछ ऐसी पानी वानी पिलाया, फिर वो वापस रिकॉर्डिंग रिहर्सल के लिए चले गए अंदर।
रिहर्सल ख़त्म हो गई, म्यूज़िक डायरेक्टर ने रिहर्सल ओके कर दी, टेक की बातचीत भी हो गई कि हाँ इस तारीख को हम लोग टेक करेंगे। वो चले गए म्यूज़िक डायरेक्टर साहब। उनके जाने के बाद रफ़ी साहब को हम लोगों ने देखा कि उनके सिम्टम्स ऐसा कि सचमुच उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इमीडिएटली घर पे डॉक्टर बुलाए गए और डॉक्टर ने पहला सवाल ये किया, रफ़ी साहब आपकी तबीयत, आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक नहीं है, फिर भी आपने अपने ये रिहर्सल कंप्लीट की, रिकॉर्डिंग की डेट भी दी, तो आपने रिहर्सल कैंसिल करके दूसरे दिन की रख लेना चाहिए थी। उनका सीधा जवाब ये था कि कोई मेरा वक्त लेकर आया है, उसको मैं कैसे कह दूं कि अभी मेरी तबीयत ख़राब है, तुम चले जाओ। और जब तक म्यूज़िक डायरेक्टर थे उन्होंने अपनी हालत का इजहार भी नहीं होने दिया, शक्ल पे एक भी शिकन नहीं आई, बस उसी तरह जिस तरह से जो म्यूज़िक डायरेक्टर चाहते थे रिहर्सल पूरी की। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, घर के नज़दीकी एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे ले गए इमरजेंसी में, लेकिन करीब 1:30 बजे 2 बजे करीब वहाँ पे, लेकिन फिर भी उनकी हालत में सुधार नहीं आया। वो एक हार्ट अटैक था मैसिव। तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि इनको आप बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए। फिर वहाँ से उनको हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल, उस वक्त बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता, आज भी है वो, वहाँ पे लेके गए। काफ़ी जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पेस मेकर भी लगाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और करीब 10 बज के कुछ मिनट पे वो इस दुनिया का फ़ानी को अलविदा कह के जन्नत नशीन हो गए। बस दूसरे दिन कुछ ऐसा मीडिया जैसे आज आप लोग का है कुछ था नहीं, खाली रेडियो या टेलीविज़न हुआ करता था, उसके माध्यम से ही जब लोगों को पता चला तो हुजूम बढ़ पड़ा। सुबह से ही लोग आने लगे और दोपहर को जो जुमा का दिन था उस दिन उनकी जो नमाज़ पढ़ाई गई वो बांद्रा की जामा मस्जिद में, इतना बड़ा हुजूम शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। वहाँ से फिर जब उनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था तो हम देख सकते थे कि इतनी भीड़, और घरों पे लोग अपने टेरेस पे खड़े होकर बालकनी में फूलों की बरसात कर रहे थे। बांद्रा से सांता क्रूज का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी उसमें कई घंटे लग गए। और उसके बाद जो हुआ, वो जो दुख दे के गए, जो अपना गीतों का ख़जाना उन्होंने छोड़ा, उन्होंने गाया भी है, वक्त मेरे गीतों का ख़जाना ढूंढेगा, और आज भी हम वो ख़जाना ढूंढ ही रहे हैं। आप सबको मालूम है कि देखिए कितने गाने हम लोग ने सुने रफ़ी साहब के, और आज भी सुन रहे हैं, और हर रोज़ हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई गाना ऐसा निकल आता है जिसकी मतलब कभी सुना नहीं होगा हम लोग ने। बस इसके अलावा हम लोग आप सब से यही गुजारिश है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने रहते हुए सब कुछ कर सकता है सबके लिए। उन्होंने अपनी तरफ से जो कुछ किया वो तो खैर काबिल तारीफ़ है, हम सबको मालूम है इंसानियत की और संगीत की कितनी सेवा की। लेकिन अब उनके जाने के बाद हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए उनके हक़ में दुआ करें कि वो एक अच्छे आला मकाम जन्नतुल फिरदौस में हासिल करें। बस यही दुआ है। सर आखिर में आपका नाम और रफ़ी साहब के साथ आप उनका रिश्ता ऑडियंस हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने अपना नाम आपको पहले नहीं बताया। हमारा नाम है परवेज़, और रफ़ी साहब हमारे ससुर साहब हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को प्यार दिया उसी तरह से हमारे साथ भी उनका वही रिश्ता था। कभी उन्होंने हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि हम फैमिली से अलग हैं या बाहर की फैमिली से उनकी फैमिली में शामिल हुए हैं। यही एक उनकी खूबी थी कि एक बार भी उनसे जो मिल लेता था उनको अपनापन महसूस होता था, और वही आज भी है। हम ये नहीं कहते रफ़ी साहब थे, वो आज भी हैं हमारे साथ, बिल्कुल हैं, और उनकी दुआओं का असर है कि हम आप लोग के सामने खड़े हुए हैं। ये देखिए, बस शुक्रिया।
तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।